Elongation of a steel bar is 1 meter and 1.5 centimeters here is the cross-sectional area. When subjected to a pull of 1.5 × 4 न्यूटन और यंग्स मॉडुलस स्टील का 2 × 10⁻11 है। तो तुम्हें इसको वैल्यू सॉल्व करनी है, elongation निकालना है। फाइंड द elongation ऑफ स्टील का, ठीक है, जिसकी लेंथ 1 मीटर लॉन्ग है। तो वेरी सिंपल, F by delta L by L, F by delta L by L। ओके बच्चों, ओके, सॉल्व करना है, बस फॉर्मूला बुक करना है, कुछ नहीं करना है। देखो एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है कि मैंने तुम्हें ये वाला क्वेश्चन करवाया भी था शायद, है ना, elongation ऑफ द वायर वाला ड्यू टू इट्स ओन वेट, है ना। चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए फाइंड द extension in the wire of length L, comma area A and mass M, and Young's modulus Y under its own weight, खुद के वेट के कारण, खुद के वेट के कारण बताओ कितना एक्सटेंशन होगा इसका, ये क्वेश्चन है। खुद के वेट के कारण कितना एक्सटेंशन होगा, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ओके, बहुत सिंपल है। तुम्हें ये एक जैसे वायर दिया गया, इसका मास एम है, लेंथ एल है, और इसका वेट है कुछ ना कुछ, ठीक है। अब इसका खुद का वेट इतना है बेटे कि ये थोड़ा सा खुद के वेट के कारण elongate हो जाएगा, ये डेल्टा एल, इसमें elongation आ जाएगी। तुम्हें डेल्टा एल निकालना है कि डेल्टा एल की वैल्यू क्या है। ओके,
तो देखो करना कैसे है, इसको तुम सॉल्व करने के लिए बेटा क्या करोगे, तुम यहाँ पे ना एक ऐसे एक एलिमेंट कंसिडर कर लो, एक एलिमेंट जिसका लेंथ तुम मान लो dy है और जो उसकी लेंथ है वो y है टोटल। ये तो चलो तुम्हारे पास फाइनल स्टेट आ गया ना, ये तो तुम्हारे पास फाइनल स्टेट आ गया जो इसमें लॉन्गेशन आया। तुम यहाँ पे एक एलिमेंट ले लो और इसकी जो ये मास m आ गई, लेंथ l आ गई, तो इसकी लेंथ जो है वो dy है और एलिमेंट है तो उसका मास dm है। टोटल का मास तो m है, टोटल लेंथ l है, dm है। अब तूने ये माना कि ये जो एलिमेंट है इसको, ये जो मास हैंगिंग है ये इसको नीचे को खींच रहा है और ऊपर इसको ये बांध के रख रहा है, तो तुम्हें यहाँ पे टेंशन एक बार लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे टेंशन लिखना पड़ेगा, तो इसको होल्ड करके रख रहा है। तो नो डाउट इस पे फोर्स जो लगेगा वो इस हैंगिंग पोर्शन के कारण लगेगा। तो तुम ये बोलोगे कि हमने एक एलिमेंट बेटा कंसिडर किया, एक हमने एलिमेंट कंसिडर किया जिसका मास dm और जिसकी लेंथ जो है वो dy है, जिसका मास dm और जिसकी लेंथ क्या है dy, और लोअर पोर्शन से इसका ये दूरी y है, लोअर पोर्शन से इसका ये दूरी y है, ये dm है ये dy है। अब तुम्हें ये क्वेश्चन बोला जा रहा है कि dy में लेट dx बी द एक्सटेंशन, dy में dx बी द एक्सटेंशन, ठीक है। अब देखो करना क्या है, तुमने यहाँ पे जो एलिमेंट लिया है ये वाला, इस एलिमेंट पे सबसे पहले टेंशन निकालो बिकॉज इट इज एट ए डिस्टेंस y। तो मैंने तुम्हें एक एग्जांपल शेयर किया था, जैसे मान लो तुम यहाँ पे ऐसे लटक रहे हो और एक तुम्हारा भी फ्रेंड है उसने तेरे को यहाँ से पकड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे पाँव पे फोर्स लगाएगा, पर तुम्हारे फ्रेंड के ऊपर नीचे से यहाँ से कोई फोर्स नहीं लग रही, वो ये फ्री हैंड है, यहाँ पे तो ये फोर्स 0 लगेगा, पर तुम्हारे उसने पाँव पकड़े हुए हैं, मेरे को बचा लो, तो इस वजह से वो उस पर फोर्स ऊपर को लगा रहा है, होल्ड करके रख रहा है, लॉजिक ये है। तो टेंशन एट ए डिस्टेंस y जो आएगा बेटे ये क्या आएगा, इसका लीनियर डेंसिटी कितना आएगा, टोटल मास बाय टोटल लेंथ, और कितनी दूरी है हैंगिंग की y, ये आ गया मास ऑफ द हैंगिंग पोर्शन इनटू ग्रेविटी। Mass of the hanging portion by length of hanging portion is total mass by total length. What is the mass of hanging portion? M by L into Y. ये टेंशन आ गई। अब देखो by formula यंग्स मॉडुलस क्या आता है, याद है, फोर्स बाय एरिया बाय डेल्टा L by L, ये फॉर्मूला आता है। नाउ फॉर एलिमेंट y तो y रहने वाला है, पर फोर्स की जगह तुम अब टेंशन लिख दोगे, टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ y, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यही आएगा, पर अब जो लेंथ L आएगी एलिमेंट की लेंथ तुमने dy लिखी हुई है, और डेल्टा L जो है वो एक्सटेंशन है, तो एलिमेंट के अंदर dx एक्सटेंशन दिया है, उसको रीअरेंज करो, dx इधर आ गया, टेंशन एट y का वैल्यू पुट कर दो बेटे, m by L इंटू y इंटू जी बाय एरिया इंटू dy बाय कैपिटल Y। कैपिटल Y इज यंग मॉडुलस, मैं इसको नीचे ले आया ना बेटे, अब बाद में इसको तुम इंटीग्रेट कर दो, ये तुम्हारे पास कुछ आ रहा है m by L a y इंटू जी इंटू y dy। अब इंटीग्रेट कर दो, जैसे तुम इंटीग्रेट करोगे mg by L a y इंटीग्रल y dy आए,
y की लेंथ कितनी 0 से l तक, और टोटल एक्सटेंशन की वैल्यू कितनी 0 से डेल्टा x, 0 से डेल्टा x। जब तुम इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन dx की जगह x, 0 से डेल्टा l, इसका इंटीग्रेशन mgl बाय ay, और y dy का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2, 0 से l। यहां से तुम सॉल्व करो, ये डेल्टा x आ जाएगा, ये आ जाएगा mg बाय l ay, और ये आ जाएगा l स्क्वायर बाय 2। सॉल्व करो, mgl, l के साथ एक l कट जाएगा, और ये आ गया 2ay। तो एक्सटेंशन आ गया तुम्हारे पास बॉडी के अंदर ड्यू टू इट्स ओन वेट, उसके खुद के वेट की वजह से। ओके, ओके, ओके। ये चीज तुम्हें जबरदस्त वे में समझ के रखनी है, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट सुनो। एक ना तुम्हें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, टू वायर्स स्टील की, y इज इक्वल टू 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका एरिया A, और कॉपर आ गया, ये स्टील के लिए यंग्स मॉडुलस आ गया, ये कॉपर के लिए आ गया 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसका एरिया 2A। You are hanging and a massless platform is attached at the end of wire. Then where should mass small m be kept? उसको रखा जाए so that in steel and copper wire we obtain, पहला पॉइंट, equal stress
दूसरा पॉइंट इक्वल स्ट्रेन, ठीक है, ये तुम्हारे पास है। एक वायर स्टील वाला, यंग मॉडुलस से एरिया है। दूसरा वायर कॉपर वाला, एरिया 2 है, और ये कॉपर। और इसको तुमने क्वेश्चन में बोला गया, इसको एक रॉड लगा दिया जो कि मासलेस है, और यहाँ पे तुमने एक मास रखना है ऐसा इसकी लोकेशन पे, ऐसा मास रखना है ताकि पहला पॉइंट तो ये स्ट्रेस इक्वल हो, और दूसरा पॉइंट है स्ट्रेन इक्वल हो। स्ट्रेस इक्वल हो, दूसरा स्ट्रेन इक्वल हो, और ये मास इसका, ये जो ऊपर रखा है तुमने वो mg, जो ऊपर तुमने मास रखा है वो कितना mg। स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, और ये दोनों इक्वल। ठीक है, देखो पहले पॉइंट में बोला स्ट्रेस इक्वल है, तो मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया फॉर स्टील एंड फोर्स पर यूनिट एरिया फॉर कॉपर मस्ट बी इक्वल। अब स्टील के वायर में टेंशन आ गई TS, और इसके वायर में जो टेंशन आ गया उसका नाम आ गया TCU, ये फोर्स का नाम आ गया TCS और TCU। ये तुम्हारे पास बोला गया, इसको कहाँ पे रखना है, पहले रिलेशन निकाल लेते हैं। टेंशन इन स्टील बाय एरिया, टेंशन इन कॉपर बाय एरिया 2A। यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कॉपर जो टेंशन में आएगा उसमें 2S आएगा, ठीक है। अब मान लो तुमने यहाँ से इसका दूरी x रखा है, मान लो तुमने यहाँ से इसका दूरी x रखा है, ठीक है। अब तुम ये बोलोगे कि अगर इसका दूरी यहाँ से x रखा है तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो तुम्हें 2 मीटर दे रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये x है तो बेटा ये 2 - x आएगा। तो रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। सो ये आ गया टेंशन इन द कॉपर वायर और टेंशन ओके। ये टेंशन इन द कॉपर वायर, टेंशन इन द स्ट्रिंग। अभी तुम इसको सॉल्व करने लगे हो ना, तुम ये देखो यहाँ पे बेटे तुम्हें मास रखा हुआ है जो mg नीचे को लग रहा है, यहाँ पे टेंशन लग रहा है कॉपर वाला, यहाँ पे टेंशन लग रहा है
स्टील वाला, नहीं यहाँ पे स्टील था और ये कॉपर, और इसका दूरी यहां से यहां तक x है और ये यहां से यहां तक 2 - x है। तो हम बोलेंगे कि एज द रॉड इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, है ना। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट टेंशन इज व्हाट? जीरो, मतलब नेट टॉर्क इज जीरो, net torque is what? Zero. That's why. और अब इसमें तो क्या बोलने वाले हो? देखो, तुम ये बोलने वाले हो कि as a rod is in rotational equilibrium, now net is what? Zero. ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। देखो, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, सुनने वाली बात है, इस क्योंकि ये तो इक्विलिब्रियम में ही है, जब ये इक्विलिब्रियम में है तो तुम कहीं पे भी नेट टॉर्क ले सकते हो, तो तुम इसी पॉइंट P पे नेट टॉर्क एट पॉइंट P0 ले लो, क्योंकि इसका फायदा क्या होगा कि mg के कारण टॉर्क नहीं आएगा, तो टॉर्क ड्यू टू s इनटू इसका दूरी x और ये इसका माइनस आएगा, क्योंकि ये फोर्स इधर लग रही है बेटा, ये ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ये फोर्स इधर लग रही है, ये ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। याद है ना, बॉडी पे जब तुम फोर्स लगाते थे जिधर पे, बॉडी वैसे ही घूमता था, किया गया ts इंटू एक्स माइनस टी ऑफ कॉपर इंटू 2 - x इज इक्वल टू व्हाट? जीरो। अब तुम डायग्राम में देखो, टी ऑफ कॉपर जो है वो 2 टाइम्स ts है, वैल्यू पुट करो, ts इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ts इंटू 2 - x, जीरो के बराबर आ गया ना, ts कट गया बेटा, x कितना आ गया? 4 - 2x आ गया। यहां से x का वैल्यू तुम्हारे पास 4/3 आ गया, बस आंसर आ गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो स्ट्रेन वाला है वो तुम्हें खुद करना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखो, ये भी पूछा जाता है, विच इज मोर इलास्टिक। पहला पॉइंट पूछा जाता है स्टील या रबर, और दूसरा पॉइंट पूछा जाता है एयर और वाटर। स्टील और रबर या एयर और वाटर। देखिए करना कैसे, पहले का आंसर आएगा विच इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबर। तुम इसको देखोगे समझने के लिए कि तुम्हारे पास एक ऐसे दो हैं और दोनों लेंथ्स हैं, दोनों की लेंथ इक्वल है, तुमने दोनों पे फोर्स सेम लगाया, ये मान लो यंग्स मॉडुलस स्टील का है, ये यंग्स मॉडुलस रबर का है, तो ऑब्वियस सी बात है रबर में थोड़ा ज्यादा एक्सटेंशन होगा, डेल्टा एल दैट इज एक्सटेंशन इन द रबर विल बी मोर, और बच्चों इसमें स्टील में एक्सटेंशन थोड़ा कम होगा बेटे। तो तुम क्या बोलने वाले हो, तुम्हें पता है बेटा y का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय एरिया बाय डेल्टा एल बाय एल। सो दिस इंप्लाइज
while for steel will be force by area तो वही रहेगा, लेंथ भी वही रहेगी, पर ये डेल्टा एल ऑफ स्टील आएगा। रबड़ के लिए वाई आर आएगा, ये भी फोर्स एफ आएगी, एरिया ए आएगा, और लेंथ सेम रहेगी और डेल्टा एल बाय आर आएगा। अब तुम दोनों को डिवाइड कर दो, वाई एस बाय वाई आर, ये तुम्हारे पास डेल्टा एल आर बाय डेल्टा एस आ जाएगा। और तुम्हें पता है रबड़ की एक्सटेंशन ज्यादा होगी तो रेशो क्या आएगी, ग्रेटर देन 1, क्योंकि बेटा जैसे ये 4 है ये 3 है, 4/3 ग्रेटर देन 1 ही आ गया ना, ऐसा रबड़ की एक्सटेंशन ज्यादा होती है। यहां से तुम देख पा रहे हो वाई एस इज ग्रेटर देन वाई आर। मतलब कहने का बहुत सिंपल है कि तुमने जो छोटी क्लास में पढ़ा था कि रबड़ इलास्टिक होती है, वो बेसिकली गलत चीज है। इलास्टिक वो बॉडी होती है जो अपनी शेप जल्दी चेंज ना करे, या इलास्टिक वो बॉडी होती है कि इफ दैट बॉडी हैज लॉस्ट इट्स शेप तो वो दोबारा से रीगेन कर दे, उसको बोल देते हैं। यहां से तुम देख पा रहे हो, हेंस वी कंक्लूड, that the steel is more elastic than water. Steel is more elastic than water. Oh, sorry. Steel is more elastic than rubber. ठीक है। वैसे ही जो सेकंड क्वेश्चन तुम्हें बताया मैंने अभी, वो वही था, एयर और वाटर। तो यू नो एज द एयर इज more compressible than water, as air is more compressible than water, so greater the possibility, greater the possibility या compressibility करो, greater the compressibility factor, smaller is the intensity. Smaller is the intensity. Smaller is the intensity. उतना ही इंटेंसिटी जो है, उतना ही जो ओके, ये चीज आ गई। As air is more compressible than water, so greater the compressibility vector, smaller is the elasticity. Hence air is less elastic than the water. वाटर से एयर जो होती है वो लेस इलास्टिक होती है। ठीक है बेटा, इसको याद रखना है बस, सिंपल से पॉइंट्स ये। अच्छा, उसके बाद एक तुम्हारे पास आता है बहुत जबरदस्त पॉइंट आता है, इसका नाम होता है हिस्टेरेसिस कर्व। बेसिकली क्या होता है हिस्टेरेसिस कर्व? इट इज द प्रोसेस in which, जिसमें a body is subjected to alternate, a body is subjected to alternate deformation and
reformation processes alternate deformation and reformation processes in which some heat is dissipated. Some heat is dissipated. ठीक है. और हिस्टेरेसिस कर्व जो है याद रखना. हिस्टेरेसिस कर्व जो है इट इज फॉर इलास्टोमर्स. ये इलास्टोमर्स के लिए होता है. तुम्हें बताया था इलास्टोमर्स क्या होते हैं. which do not obey which do not obey the Hooke's law. जो Hooke's law को obey नहीं करते वो होते हैं. They are called as elastomers. ये कॉन्सेप्ट याद रखो. जैसे तुम्हें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तुम्हारे पास स्ट्रेसेस होता है, ये स्ट्रेन है, ये स्ट्रेस है, ऐसे. और ये एरिया जो होता है हिस्टेरेसिस कर्व का, वो तुम्हें रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट के बारे में बताता है. रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट के बारे में बताता है. एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस कर्व जो है ये तुम्हें रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट के बारे में बताता है. ठीक है. अब जो मैं एक सिंपल से मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, मतलब करने वाले सवाल सिंपल से कहता है तुम्हारे पास एक ये रबड़ है, और रबड़ याद रखो वही चीज है इलास्टोमर्स की एग्जांपल अगर तुम करना चाहते हो उसमें रबड़ आता है, या ये होता है एओर्टा ऑफ टिश्यू. बोलते हैं ना हार्ट वाला जो एओर्टा ऑफ टिश्यू, आर्टरी जो होती है. यहाँ पे तुम्हारे पास स्ट्रेन है, यहाँ पे तुम्हारे पास स्ट्रेस है, देखा होगा. और मैं तुम्हें यहाँ पे 2 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ. ये स्ट्रेन, ये स्ट्रेस. इसका एरिया A1, इसका एरिया A2. तुम्हें देखने में लग रहा है कि A1 इज ग्रेटर देन A2 ना. तो याद रखो ये जो रबड़ A1 है, इट इज used while installing the heavy machines in the factory. Installing the heavy machines in the factory as
ओके बेटा, तो तुम्हें ये बोला जा रहा है कि rubber A, it is used while installing the heavy machine in the factory, as it will dissipate more energy in itself. इसका मीनिंग समझो क्या है। जैसे मान लो ये कोई हैवी मशीन है और ये कोई फ्लोर है। जब तुम फ्लोर के ऊपर हैवी मशीन को इंस्टॉल करोगे तो ये वाइब्रेट करेगा, तो फ्लोर खराब होगा। फिर इसके ऊपर हम लोग एक रबड़ रख देंगे, तो क्या होगा, जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी वो रबड़ में जाएंगी, रबड़ के बाद फ्लोर में जाएंगी। तो अगर रबड़ का हिस्टेरेसिस ज्यादा एरिया है तो रबड़ क्या करेगा, वो सारी रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेगा, सारी वाइब्रेशन को अब्सॉर्ब कर लेगा। और कम वाइब्रेशन जो है goes to the फ्लोर, फ्लोर में कम वाइब्रेशन है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? और रबड़ जो तुम्हारे पास A2 है, जो तुम्हारे पास रबड़ A2 है, इट इज यूज्ड इन कार टायर्स, इट इज यूज्ड इन कार टायर्स। इसको कार टायर्स में यूज किया जाता है। रबड़ जो A2 है, इट इज यूज्ड इन कार टायर्स। क्यों? क्योंकि स्मॉलर hysteresis area means less heat is produced, so preferable. क्यों? क्योंकि अगर हिस्टेरेसिस एरिया इसका ज्यादा होगा तो क्या होगा, फिर हिस्टेरेसिस एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा, तुम्हें पता है हिस्टेरेसिस एरिया अगर ज्यादा होगा, तुम्हें पता है कि हिस्टेरेसिस एरिया अगर तुम्हारा हिस्टेरेसिस एरिया इसका ज्यादा होगा तो क्या होगा, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और अगर ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, वो जो टायर है वो बस्ट कर सकता है, जो टायर है वो बस्ट कर सकता है। इस तरह से हम जब भी गाड़ी का नया टायर लेंगे तो हमेशा ऐसा टायर लेंगे जिसका हिस्टेरेसिस एरिया कम हो, ताकि वो कम हीट को अब्सॉर्ब करे। क्योंकि जितनी ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करेगा उतना ज्यादा उसका मतलब टेंडेंसी रहेगा रप्चर करने का, टूटने का।